ये वही बुनियादी सवाल हैं जो समाज आप पर उठाता है। इन सवालों का जवाब आप बोल कर नहीं, कई बच्चे बोलते हैं अरे मैं निकाल लूंगा रैंक, बोल कर नहीं देना है। इन सवालों का जवाब कलम से लिखो। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जेई वाला पर। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हर बच्चे के दिमाग में होता है कि क्या सर जेई को क्रैक करना आसान है। क्या सर जो मार्केट में चल रहा है कि सर ये जेई को क्रैक करना बहुत टफ है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें बना रखी हैं। क्या सर नहीं ये आसान है कि अगर हम लोग बेसिक तरीके से पढ़ते रहेंगे तो वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मैंने क्या करा है, कुछ चीजों को जो आपको ध्यान रखनी है इस पूरे अपने टेन्योर में, जो आपके 2 साल हो सकते हैं, कई बच्चे जो 11th में अभी मूव इन करे हैं और कुछ बच्चे जो हमारे पास 12th में मूव इन करे हैं, उनको कौन से पॉइंट्स पर ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी प्रिपरेशन टेंशन फ्री हो सके। अब हो सकता है कि आप अभी मेरे साथ 11th में जुड़े हो अर्जुना बैच में, या हो सकता है 12th में जुड़े हो लक्ष्य बैच में। ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आपको ये नहीं देखना कि यार ये तो 11th वाले के लिए हो रहा है, नहीं, ये सेम चीजें 12th स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। और जो 11th के स्टूडेंट 12th में जाएंगे तो आई होप आप इन चीजों को सुन के अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएं जो आपसे गलतियां इन फ्यूचर ना हो पाए। तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सेल्फ डिसिप्लिन। बेसिकली बात यह है, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि आपका जो रेगुलर रूटीन है आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आएंगे। हो सकता है कि कभी आपके घर पे कुछ फंक्शन हो, कभी कभार हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंसेस भी हो, लेकिन आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि चाहे कैसा भी दिन हो आप एक कांस्टेंट पिच पे एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स को हमेशा कंप्लीट करें और अपने सब्जेक्ट्स को कवर करें। कंसिस्टेंसी इज द गेम। हम लोग हमेशा कहते हैं कि कई बार आपकी तबियत अच्छी भी होगी, कई बार आप खुश भी होंगे और कई बार आपकी हो सकता है तबियत खराब भी हो। आपका हो सकता है स्कूल में ज्यादा लोड हो और आपके हो सकता है कुछ फंक्शंस भी हो जो पहले भी मैंने आपको बताया, तो हो सकता है उस दिन आपकी तैयारी कम हो जाए। हो सकता है किसी दिन टॉपिक को बहुत ज्यादा इलेबोरेट वे में पढ़ाया हो और जिसकी टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन आप उसको कम टाइम देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए कुछ और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आप अपने एम के लिए कंसिस्टेंट हैं कि जितने भी मेरे पास दिन है मेरे को एक मिनिमम आवर्स और मिनिमम स्टडी रखनी है, तो आप आसानी से इस गेम को पार कर जाएंगे। सेल्फ बिलीफ हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो बहुत सारे बच्चों में, मैं जब ऑनलाइन में हम लोग आए हैं तो हम लोगों को ये पता लगा कि ये वाला फैक्टर बहुत कम हो गया है। रीजन भी क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से ओपिनियंस लेते हैं और कई बार वो ओपिनियन आपकी कैटेगरी में लाए नहीं करते। हो सकता है उन्होंने अपने एक सबसेट में से कुछ ओपिनियंस बनाए और अपनी लाइफ चला रहे हैं, और उन्होंने जब वो ओपिनियंस आपको बताए तो आपने, क्योंकि हो सकता है उन्होंने उस ओपिनियंस के हिसाब से अपना सक्सेस पाया, तो आपको लगा कि यार ये ओपिनियंस हो सकता है सक्सेस पाने के लिए ही होते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी फिक्स एंड फैक्टर नहीं होता बेटा। हिट एंड ट्रायल सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने पे सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा कि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूं उसकी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद दिस इज द बेस्ट वे। आप जबरदस्ती दूसरे के प्रॉब्लम्स को नहीं फेस कर सकते। आप जबरदस्ती दूसरे के जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं उनको आप अपने उसमें लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। आपकी प्रॉब्लम सेट अलग है, आपके सॉल्यूशन का सेट बिल्कुल अलग होने वाला है। तो आपको बिलीफ रखना पड़ेगा कि यस यू कैन डू इट, और आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। फिर है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑनलाइन एज वेल एज इन ऑफलाइन फील्ड। क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि मैं 2 घंटे की क्लास लूं फिजिक्स, और हो सकता है केमिस्ट्री वाले हमारे जो फैकल्टी हैं वो 2 घंटे की क्लास लें, या फिर मैथ्स वाले, राइट। आपके दिन में हो सकता है 2 क्लास हो या 3 क्लास हो। ये हमारे पास, मैं मान लेता हूं 4-5 आवर्स हमने आपसे ले लिए पढ़ाने के लिए। रिमेनिंग 20 आवर्स जो आपके अप्रोक्सीमेटली बचते हैं आपके दिन के, आपको उन आवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप ये रिलाय करते हैं कि क्लास में पढ़ाया हुआ जो भी चीज है वही बस है, क्लास में सुन लिया, इट्स मोर देन सफिशिएंट, देन यू आर रॉन्ग, और आप हो सकता है गलत रास्ते पर भी है कि ये हमारे पास प्रिपरेशन आसान कर देगा। नहीं, आपके जो 20 घंटे जो आपके पास है उसको आप कितना फ्रूटफुली यूज करते हैं और कितना रेस्पॉन्सिबली यूज करते हैं वो मैटर करता है। क्योंकि जो पूरा गेम है अगर आप देखें तो सीट हमारे पास लिमिटेड है, और जो बच्चे बहुत पेशेंस के साथ इस लिमिटेड सीट्स के लिए लड़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। डोंट मेक इट वेरी मच कॉम्प्लेक्स। हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर आता है विच फैक्टर्स मेक द प्रिपरेशन कॉम्प्लेक्स। कि सर हमारे पास इतना हाइप है कि जेई में ये है, जेई में वो है। मैं कोई चीज को मना नहीं करूंगा या कोई चीज को डिनाई नहीं करूंगा कि जेई टफ है या आसान है,
टफ होगा उसके लिए कि जिसने मेहनत ही नहीं करी, और आसान उसके लिए हो जाएगा जिसने निरंतर प्रयास करा। सिंपल सी बात। तो कौन सी चीज है इस ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्ल्ड में जो आपकी इस प्रिपरेशन को कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं, और आपको उस पर ध्यान रखना है कि ये आप नहीं करें। पहला है ओवर स्ट्रेटेजी मेकिंग। हम लोगों ने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो हर चीज के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, भले ही वो टाइम टेबल हो, भले ही वो होमवर्क का हो, भले ही वो स्कूल का हो, भले ही वो नोट्स का बनाना हो, ये सारी चीजों पे वो स्ट्रेटेजी पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और होता क्या है कि कोई भी स्ट्रेटेजी आपकी लॉन्ग टर्म की बन नहीं सकती। रीजन बिंग यू डोंट नो कि कल क्या आने वाला है। कल अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है, एंड फिर आप दोबारा से नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एंड बैक टू द स्क्वायर वन, आप फिर से स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ रॉन्ग वे। आपको बेसिक मेथड जो हम लोग बता रहे हैं कि चुपचाप जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको क्लास में खत्म करिए, उसके ऊपर जो डीपीपी दी जा रही है उसको आप आराम से सॉल्व करिए, और आराम से आप रेस्ट करिए। बस बेसिक अगर रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू मेक मेनी स्ट्रेटजीज टू कवर फॉर द सिलेबस, राइट। नेक्स्ट है नॉट गिविंग टेस्ट। कुछ बच्चों को लगता है कि टेस्ट देने से या तो उनके पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे कि ये मार्क्स कम आ रहे हैं, या तो आपको सच पता लग जाएगा कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, एंड यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स। बच्चे ये मान लेते हैं कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं दैट इज द एंड, हम लोग इससे ज्यादा कर नहीं सकते, कंफर्ट जोन बना लेते हैं। लेकिन बेटा आपको ये चीज समझना है कि टेस्ट ही रियल चीज है जो आपको बता पाएगी कि आप एक्चुअली में जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है या नहीं। एक सिंपल से एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, कोई भी प्लेयर, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, या फिर अगर आप एथलेटिक्स के शौकीन हैं, या फिर आप लॉन टेनिस या टेबल टेनिस, किसी भी एक स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, जितने भी प्लेयर होते हैं मेन अपना अगर वो खेलना है, स्पोर्ट खेलना है, उससे पहले वो प्रैक्टिस भी करते हैं और उससे पहले वो अपने आप को टेस्ट भी करते हैं। रीजन बीइंग कि जो रिक्वायरमेंट है उस स्पोर्ट की क्या वो उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें, जितने भी फेमस क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, जो भी है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने अपने टेस्ट को सीरियसली लिया और सीरियसली उनको एनालाइज करके और इंप्रूवमेंट की। अगर आप डायरेक्टली अपने गेम में जाएंगे तो यू डोंट नो योर वीकनेसेस, और हो सकता है आप अपनी वीकनेस की वजह से हार भी सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है दैट इज टोटली सिमिलर। आपको यहां पर क्या करना है कि आप रेगुलर टेस्ट दीजिए, और जो भी टेस्ट की एनालिसिस आ रही है उसको ध्यान से देख के क्या कमी रह गई उसको इंप्रूव करिए। बैकलॉग जो हमारे पास स्टूडेंट का सबसे बड़ा रीजन होता है, वो मेन लड़ाई से हट जाता है, क्योंकि उसका हमेशा बैकलॉग रहता है और उसको लगता है कि बैकलॉग अगर है तो मैं टेस्ट नहीं दे सकता, और अगर बैकलॉग है तो मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से धीरे धीरे कवर अप करूंगा। इन्हीं सब चीजों के लिए वो अपनी स्ट्रेटजीज भी ढूंढता है इधर उधर। इसका सिंपल सा रीजन ये है बेटा कि आप अपनी कामचोरियों को रीजंस दे रहे हैं, एक्सक्यूजेस नहीं, रीजंस दे रहे हैं कि हाँ ये तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि जो ये बैकलॉग का कंसर्न है दैट इज वेरी सीरियस। रीजन बीइंग क्योंकि आप उस गेम से ही आउटप्ले हो जाते हैं। आपको अपना बैकलॉग बनने ही नहीं देना है। जिन बच्चों को नहीं पता है बैकलॉग क्या है, कि जो चैप्टर या जो लेक्चर टीचर ने पढ़ा दिया और आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, या उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, उसको कवर नहीं करा है, दैट इज योर बैकलॉग। और आपको अपने बैकलॉग बनने ही नहीं देना है, क्योंकि बात वही है कि जो रेस, देखो यार ये हमारे पास मैराथन रेस है, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट रेस कि आप अचानक से कवर कर सकते हैं। जब मैराथन रेस होता है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो सबका सेम है, लेकिन वही बात है जो बंदा दौड़ रहा है मैं उसके ऊपर बार बार बोझ डालता चला जाऊंगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं गेम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको फ्री रन करना है, और फ्री रन करने के लिए आपको टीचर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ही चलना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग एंड एडिक्शंस, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करने लग गए हैं आज की डेट में। रीजन भी कि क्या सर मेरा इतने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में तो क्या इससे मेरा आईआईटी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्या सर मैं अगर आईआईटी में पहुंच जाऊंगा तो कौन सी ब्रांच मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, सर अगर मेरा घर दिल्ली में है तो क्या मैं आईआईटी दिल्ली प्रेफर करूं या आईआईटी बॉम्बे प्रेफर करूं। अभी मिला कुछ नहीं है लेकिन पहले से ही ओवर थिंकिंग। क्या सर मैं कंप्यूटर साइंस लूं क्योंकि सर वहां पे तो ज्यादा पैकेजेस लगते हैं, क्या सर मैं आईआईएससी बैंगलोर लूं क्योंकि सर मेरे को रिसर्च में जाना है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स। आप भले ही कोई सी भी ब्रांच चूज करें, वो आपका फ्यूचर है बेटा। फ्यूचर तो आप तभी झेल पाएंगे ना जब आप उसमें पहुंच पाएंगे, राइट। तो आप वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं कि आपको क्या मिलने वाला है और आप क्या गंवाने वाले हैं, तो वो आपको रोकना पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उस पर प्लीज थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। एडिक्शंस हो सकते हैं कि आपके लिए बहुत सारे टाइप के एडिक्शंस हो, भले ही आपका वो फोन हो, भले ही वो आपके फ्रेंड्स हो, भले ही वो आपका घूमना हो, या भले ही वो आपकी चैटिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये एडिक्शंस आपको, वही मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबल अगर आप हैं तो आपको खुद पता लग जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे से समझ ही नहीं आता, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है गेम्स खेलने में या फिर यूट्यूब देखने में, कोई भी चीज। ठीक है, तो बात यह है कि इसका सोल्यूशन कोई दूसरा थोड़ा ना कर सकता है। या तो आपके पेरेंट्स आपके हाथ से फोन छीन ले,
ये एक सोल्यूशन है। फिर आप उनसे लड़ने लग जाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई रोक दी गई, आप थोड़ा सा ही तो इंटरटेनमेंट देख रहे हो। नहीं, वो अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए तो आप घर से बाहर निकलिए और खेलिए, अपने शरीर को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। और रही बात जो ये सारी चीजों देखने से, वो आपका माइंड क्लस्टर कर देती है कि यार ये बंदे ने ऐसा बोला, इस बंदे ने ऐसा बोला, ये सारी चीजें हमारे पास रहती हैं। तो बेसिकली आपकी जितनी भी एडिक्शंस हैं, अगर आप रेस्पॉन्सिबल हैं तो आप उनको बाइकाट कर सकते हैं, अपने लाइफ से निकाल सकते हैं। बस आपको रेस्पॉन्सिबली फॉर द मोमेंट सोचना पड़ेगा। इसके बाद आता है हाउ टू स्टार्ट क्लास 11। जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप 11th क्लास को कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि 10th से 11th का एक जंप बहुत बड़ा होता है और आप 10th की स्ट्रेटजीज या 10th का मेथडोलॉजी अपने 11th में लगा रहे होते हैं, और जो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक्चुअल में जो हम लोगों ने भी फेस किया है या हम लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स के साथ होते हुए भी, कि वो एग्जैक्ट मेथडोलॉजी 10th क्लास की 11th में एप्लीकेबल नहीं हो पाती है। कुछ रीजंस हैं, लेकिन हम लोग उसको बात करते हैं। डोंट रश एंड क्रिएट अननेसेसरी डाउट्स। कुछ बच्चों की आदत है, क्योंकि इनिशियल चैप्टर्स भले ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के आसान होते हैं, और आसान तो नहीं, आपके पास कंपैरेटिवली फ्री टाइम होता है, स्कूल का ऐसा मेजर लोड नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, आप आगे भागने की कोशिश करते हैं कि सर ने अभी तो ये टॉपिक पढ़ा है, मैं आगे वाला भी पढ़ लेता हूं। आप उस टॉपिक को डेप्थ में ना पढ़ के आप नेक्स्ट टॉपिक को, आप क्वांटिटी पे जाने की कोशिश करते हैं कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर लूं। तो आप रश करते हैं और आपको डाउट्स आने स्टार्ट होते हैं, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और आप डाउट्स के घिराव में आके अपना जो कहते हैं ना मोटिवेशन डाउन कर लेते हैं। आपको लगता है यार इतनी सारी चीजें तो लॉजिक ही नहीं बना रही है। और अगर वो आप टीचर के साथ चलते तो टीचर आपको हर चीज का लॉजिक देगा, समय आने पर तो आपको वो जो क्यूरियोसिटी है वो फुलफिल हो सकती है, आप जबरदस्ती भागिए मत आगे। फिर इनिशियली रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपके पास सब्सटेंशियल टाइम इनिशियल मिलता है, तो आप जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करिए। एंड फॉलो नोट्स, जो हम कहते हैं कि हमारी क्लास में आप नोट्स को फॉलो करिए, मॉड्यूल्स, डीपीपीज, टेस्ट, पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी। मैं यहां पर किसी भी, अगर आप बोले रेफरेंस बुक के अगेंस्ट नहीं हूं, हम लोगों ने खुद भी रेफरेंस बुक फॉलो करी थी, लेकिन यस देयर वाज अ पैटर्न। सबसे पहले हम लोग अपनी क्लास में जो हो रहा होता था उसको ध्यान से देखते थे, फिर हम लोगों को जो होमवर्क मिलता था हम उसको ध्यान से देखते थे, फिर जो टेस्ट हमारे टीचर्स लेते थे हम उसको ध्यान देखते थे, फिर भी हमें लगता था यार टेस्ट में अगर मार्क्स कम है तो और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, फिर हम लोग अपनी पीवाईक्यूज की या एनसीईआरटी की या फिर कोई रेफरेंस बुक की बात करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, नोट से पहले रेफरेंस बुक को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और रेफरेंस बुक में इलैबोरेटेड थ्योरी भी कई बार होती है कुछ टॉपिक्स में, और उसको पढ़ने में आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो सकता है। और फिर आपको लगता है यार मैंने तो इतने टाइम में इतने शॉर्ट नोट, छोटी छोटी चीजें देखी, क्योंकि इलैबोरेटेड थ्योरी है, कुछ थ्योरी वहां पे यूजफुल होती है, कुछ थ्योरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस किताब में लिखी हुई चीजें आपके लिए यूजफुल नहीं है, यूजफुल है एज पर नॉलेज अगर आप बात करें, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ना हो। हम लोग वो सारी बात करते हैं अपने क्लास में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिस नहीं करनी है। तो आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है, बैलेंस आउट योर टाइम शेड्यूल एंड गिव प्रॉपर टाइम टू सब्जेक्ट्स। पंगा क्या है कि आपका एक इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब हम लोग सब्जेक्ट्स के डेप्थ में जाएंगे। हो सकता है मैं फिजिक्स को डेप्थ में ले जाऊं, केमिस्ट्री डेप्थ में जाएगी, मैथ्स डेप्थ में जाएगी, आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी इंजीनियरिंग हो सकता है इंटरेस्ट में हो, मेडिकल इंटरेस्ट में नहीं था, आर्ट्स नहीं था, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो कई बार आपको केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, कई बार फिजिक्स में आता है, कई बार मैथ्स में आता है, और उस लालच के चक्कर में आप उस चीज को ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे आप उस चीज को ज्यादा टाइम देना स्टार्ट करते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट जिसकी इक्वल वेटेज है, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और इक्वल इंपॉर्टेंस है, आप कहीं ना कहीं उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, और एक चीज गड्ढा बन जाता है, और एक जो पहाड़ बना रहे हैं आप, हो सकता है वो पहाड़ भी उतना परफेक्ट ना बने। तो हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट के, हर टॉपिक्स के, हर क्वेश्चन के इक्वल इंपॉर्टेंस ही है, ठीक है। फिर हमारे पास डू मेक शॉर्ट नोट्स। हमारे पास आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, रीजन बीइंग 11th का सिलेबस इज वेरी वास्ट। जब हम लोग 11th में जाते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजों को डिटेल में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं, तो आपके शॉर्ट नोट्स आपको बहुत जल्दी रिवाइज करने में मदद करेंगे। जो भी बच्चे 11th से 12th में जा चुके हैं या फिर एट प्रेजेंट 11th में है, जो अगले साल 12th में जाएंगे, अगर आप किसी भी 12th के स्टूडेंट से बात करेंगे वो हमेशा कहेगा यार 11th बर्बाद मत होने देना। उन्होंने भी बर्बाद करी, हम लोगों ने भी अपने टाइम पे बर्बाद करी थी, और आप भी कहीं ना कहीं बर्बाद करेंगे, ये श्योर शॉट है, ये प्रथा चलती आ रही है। इस प्रथा को जो तोड़ देता है बच्चा, वही रैंक निकाल जाता है। तो जो भी बच्चा 12th में आता है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डोंट थिंक दैट यू नीड। कुछ बच्चों को लगता है स्टार्टिंग में कि सर हमारी 11th इतनी स्ट्रांग नहीं थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, तो क्या सर मैं कर पाऊंगा,
ये एक सेल्फ डाउट अपने अंदर पहले ही रख लेते हैं, और टीचर जब बेसिक चीज भी पढ़ा रहा होता है तो उनको लगता है इसके अंदर और डिटेल की रिक्वायरमेंट है, तो वो बिलीव नहीं होने की वजह से उसके अंदर डाउट्स ज्यादा बनते हैं। टीचर को पता होता है बेटा कि कब कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब किसको इलेबोरेट करके बताना है। अगर कोई 11th की चीज भी रिक्वायर्ड हो रही होगी तो वो टीचर उसको इलेबोरेट करेगा। यू जस्ट नीड टू हैव सम पेशेंस, राइट? नो योर प्रीवियस मिस्टेक्स एंड डू नॉट ट्राई टू रिपीट देम। आपको पिछले साल की 11वीं की गलतियों को आपका पता होना चाहिए कि आप कितने लथार्जिक थे, कितने इगोइस्टिक थे, आपने कितना घमंड किया कि आपको ये सब आता है और फिर आपने गलतियां करी। आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए और आपको उसको रिपीट नहीं करने, ठीक है? डू नॉट क्रिएट बैकलॉग, मैंने आपको बता ही दिया, सिंस वी नीड टू रिवाइज 11th ऑल्सो एट द एंड। हम लोगों को 12th का सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करके बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है, जेई मेंस का अटेम्प्ट भी देखना है, और जेई मेंस के अटेम्प्ट के लिए 11th का रिवीजन भी हमें करना है। तो आपको अगर बैकलॉग बना लिया तो आप 11th का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आपका 12th हो सकता है अच्छे से समझ जाए, लेकिन कंपटीशन आपके हाथ से निकल भी सकता है। टारगेट मेंस बोर्ड्स देन एडवांस। कुछ बच्चों को लगता है कि उनको आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाने का सपना है, तो वो सबसे पहले एडवांस करेंगे, और इसमें मैंने कई स्टूडेंट्स की रैंक जाते हुए देखी है। क्यों? क्योंकि वो एक चैनल से नहीं जा रहे। हो सकता है आप बहुत ब्रिलियंट हो और आप डायरेक्टली एडवांस को टारगेट कर सकते हैं और आपकी रैंक भी आ जाए, लेकिन मेरा यह मानना है कि मेंस और बोर्ड्स अगर आपके हाथ में है, वही सेम चीजों को हायर एनालिसिस में आपको एडवांस में पूछा जाएगा, एंड यू विल गेट सफिशिएंट टाइम कि आप अपनी एडवांस की प्रिपरेशन कर सके, ठीक है? हमारे पास आर डीपीपी टेस्ट एंड मॉड्यूल नेसेसरी। कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि क्या डीपीपी टेस्ट और ये सारी चीजें नेसेसरी हैं। कस्टमाइज थ्योरी फॉर योर कंपटीशन, जो भी आपको मॉड्यूल मिलता है वो कहीं का भी हो, ठीक है, वो बुक्स रेफरेंस बुक से कंपैरेटिवली बेटर मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि वो कम अमाउंट की थ्योरी में आपको मैक्सिमम चीजें समझा देता है। फिर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर मैंने एक्स बुक लगानी है, ये बहुत मार्केट में फेमस है। मैं किसी बुक के अगेंस्ट नहीं हूं, सारी बुक्स बेस्ट हैं, लेकिन क्या आपने ये एनालिसिस किया कि उस बुक में कितने क्वेश्चन है एक चैप्टर के? कई कई बुक्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर हजार हजार क्वेश्चन हैं। इज इट पॉसिबल ह्यूमन के हिसाब से, इज इट पॉसिबल कि आप फिजिक्स में भी हजार, केमिस्ट्री में भी हजार, मैथ्स में भी हजार, हर चैप्टर के हजार हजार क्वेश्चंस करें, और उस समय जब टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपका स्कूल का सिलेबस भी चल रहा है? तो आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए होंगी कि कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें क्रिस्प थ्योरी होती है, और मेजॉरिटी क्वेश्चन जो रेलिवेंट है आपके लिए, सिंपल ऐसे नहीं रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस नहीं, जो रेलिवेंट है वो आपके लिए आ जाते हैं। टेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एनालिसिस। कई बच्चे टेस्ट को नहीं देते हैं, प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेस्ट को आप जरूर देखिए, ठीक है? क्योंकि आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल आपका अचीव ना हो रहा हो कि सर मैंने तो 250 मार्क्स सोचे थे, 250 तो नहीं आ रहे, 150 आ रहे हैं, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है और मैं डिमोटिवेटेड होकर 4 दिन पढ़ाई नहीं करता। क्योंकि आप शॉर्ट टर्म गोल के जो आपने सेट करा था उसमें आपको खुशी नहीं मिली, तो आप लॉन्ग टर्म गोल की भी अनहैप्पीनेस देखना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं दीज टेस्ट आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, चेक्स होने चाहिए कि यस 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 मैं यहां तक पहुंच गया हूं, यहां तक पहुंच गया हूं, यहां तक पहुंच गया हूं, और आपको बराबर निरंतर प्रयास करना ही पड़ेगा। ये लाइफ है और ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे, ठीक है? आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचिए कि जब आईआईटी की रैंक आएगी तब आपके लिए कितनी खुशी वाला दिन होगा, और ये टेस्ट उसका एक रास्ता है, ठीक है? आप इसको डिस्कार्ड मत करिए। फिर यूज अप्स एंड डाउन्स एंड ऑफ द मार्क्स। यस, हम लोगों ने, मैंने पर्सनली कई बार देखा है बच्चे, जो मैं अभी आपको बात बता रहा था कि सर मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, बड़ी दिक्कत आती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आप क्या सोच के टेस्ट देते हैं, ये बहुत मैटर करता है। कि आपको ये लगता है कि आप हमेशा फुल लाएंगे, या आपको हमेशा लगता है कि जितने मैंने सोचे एग्जैक्टली उतने आएंगे? बेटा अप्स एंड डाउन्स हमेशा टेस्ट में रहेंगे। हो सकता है टेस्ट का सिलेबस टफ हो सकता है टेस्ट के क्वेश्चंस टफ हो सकता है आपकी तैयारी कम हो, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं आपके अप्स एंड डाउन मार्क्स में। लेकिन आपका एटीट्यूड हमेशा ये होना चाहिए कि मार्क्स कम हुए तो और मेहनत करनी है, अप हुए तो और मेहनत करनी है। हमेशा एटीट्यूड आपको फाइट मारने का ही रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सर मैनेजिंग स्कूल एंड कंपटीशन। बहुत, दोनों चीजों को साथ में मैनेज करना काफी टफ हो जाता है। तो मैं कहता हूं यस, ये हम लोगों के लिए भी टफ था, और हो सकता है पिछले जो हमसे आगे सीनियर्स गए थे उनके लिए भी टफ हो, और हमसे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी टफ होगा। सिंस ये कॉम्पिटिशन है, राइट? ये कोई एग्जाम नहीं है, यहाँ पे आपको एक दूसरे से कंपीट करना है, जो बेटर कंपीट करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कुछ कह देते हैं कि सर स्कूल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर डिसिप्लिन भरेगा, आपके अंदर एक रेगुलरिटी लाएगा।
प्रायोरिटाइज योर एम। आपका एम क्लियर होना चाहिए। आप स्कूल को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, कंपटीशन को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, लेकिन आप प्रायोरिटी जरूर सेट करिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या आपको बीटेक करनी है, क्या आपको बीएससी करनी है, क्या आपको रिसर्च करनी है, उसके लिए जो भी एग्जाम है उसकी इंपॉर्टेंस भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। हैविंग गुड स्कोर इन बोथ विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब आपका स्कूल में भी अच्छा चलता है और कंपटीशन भी अच्छा चलता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो ट्राई करें कि आप दोनों में इसको मैनेज करें। यूज योर फ्री टाइम ऑफ द स्कूल। स्कूल में कई बार कुछ ऐसे लेक्चर्स आपको मिलते हैं जहां पर आप फ्री यूज कर सकते हैं, राइट? तो आप उसको यूज करिए, रेस्पॉन्सिबली यूज करिए और मानिए कि ये टाइम आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों को थोड़ा बहुत मैनेज जरूर कर पाएंगे। स्कूल नोट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स। यस, कुछ बच्चे स्कूल की क्लास अटेंड करते हैं लेकिन नोट सोचते हैं कि यार हम तो ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ ही रहे हैं, वहां के नोट सफिशिएंट है। लेकिन बेटा जो ट्यूशन और कोचिंग में आपको कराया जाता है दैट हैज अ एम ऑफ कंपटीशन एज वेल। तो हम लोगों की थ्योरी में बोर्ड्स भी रहेगा और हम लोगों की थ्योरी में कंपटीशन भी रहेगा। आप सेग्रीगेट कैसे करेंगे कि हमारे लिए स्कूल तक यहीं रुकना है? तो आपके स्कूल के नोट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको स्कूल के नोट्स को ध्यान से देखना है कि स्कूल में कहां तक पूछा जा रहा है। जब स्कूल के एग्जाम होते हैं कई बच्चे कंपटीशन की चीजें पढ़ के चले जाते हैं, उसके वे ऑफ मेथोडोलॉजी पढ़ के चले जाते हैं और मार्क्स नहीं आते, फिर डिमोटिवेट होते हैं, दोनों साइड से डिमोटिवेट होते हैं। तो स्कूल के नोट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद मैं जाते जाते आपसे एक लाइन बोलूंगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत दिन से बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? आई होप यहां से आवाज ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी, ठीक है? क्योंकि हर बच्चा कहता है कि सर हम पे ना पेरेंट्स भी डाउट करते हैं, सोसाइटी भी डाउट करती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें फाइट करना है। और मैं अपने समय पे यही चीज कहता था अपने से, आपका हर सवाल जिसको आप फोड़ते हैं ये वही बुनियादी सवाल है। जो लोग आप पे सवाल उठाए जा रहे हैं ना कि ये नहीं कर पाएगा, इसके बस की नहीं है, अरे आईआईटी बहुत टफ है, तुम क्या कर पाओगे, ये तो मार्क्स बहुत कम है, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, जितने क्वेश्चन आप फोड़ते हैं, ये हर उन बुनियादी सवालों के ही जवाब होते हैं। जितने आप फोड़ोगे उतने ही सवाल चुप होते चले जाएंगे, ठीक है? वो ये वही बुनियादी सवाल हैं जो समाज आप पर उठाता है। इन सवालों का जवाब आप बोल कर नहीं, कई बच्चे बोलते हैं अरे मैं निकाल लूंगा रैंक, बोल कर नहीं देना है हमें। इन सवालों का जवाब कलम से लिखो। ये सवालों का जो भी जवाब है आप घिसो अपने दिन रात को, और अपनी दिन रात ऐसे जलाओ कि ये सिहाई आपकी मेहनत से पक्की हो जाए। जब धूप लगती है ना सिहाई पर तो वो सूखती है। तो ये आपको दिन रात ऐसे अपने आप को जलाना है कि जो आप ये मेहनत की सिहाई लिख रहे हो ये पक्की हो जाए, जिसको कोई कभी मिटा ना पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे अंडरपंटर्स। आई होप आपको ये सेशन कुछ चीजों के बारे में क्लैरिटी देगा और आप अपनी पढ़ाई पे और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।